हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की दीपावली बहुत ही अच्छे से मनी होगी और साथ में स्टडी भी चली होगी। हमारे ग्रुप के बच्चे साथ साथ स्टडी भी की है, टारगेट भी किए है और साथ साथ दिवाली भी मनाई है। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है इस चीज पे कि आप अपनी स्टडी में कंसंट्रेशन को कैसे बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद कैसे रखें, रिटेन कैसे करें, रिकॉल कैसे करें। तो चलिए बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज की आपको कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जो मैंने किया था और जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके साथ अपनी कंप्लीट जर्नी भी अपनी लाइफ की स्टार्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैम प्लीज शेयर कीजिए। तो देखो, जब आप स्टार्ट करते हैं और एक गैप देके करते हैं, जैसे कि मैंने किया था, क्योंकि मेरा गैप हो चुका था, मतलब स्टडी में गैप नहीं हुआ था, एसएससी सीजीएल की मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, बट एक जो आपकी ग्रेजुएशन के बीच में गैप होता है वो गैप हो चुका था। क्योंकि ग्रेजुएशन किए हुए मुझे 3-4 साल हो चुके थे यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो उसमें क्या था कि बीच में सीजीएल की प्रिपरेशन चली, बीच में शादी, मैरिज, बच्चा, ये सब चीजें भी हुई। तो एक तरह से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है स्टडी से। हम पढ़ते जरूर रहते हैं क्योंकि वो तो मेरी हॉबी है हमेशा ही। जब मेरी प्रेगनेंसी थी 9 मंथ की थी, मैंने तब भी स्टडी की है। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक जो बैचलर बच्चे होते हैं उनमें और एक मैरिड में, और एक फर्क हो जाता है कि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ होती है। बट बात आती है जब आप गैप के बाद स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी लॉस होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। कई दिन तक मुझे चीजें याद नहीं रहती थी, मतलब बेबी होने के बाद मैं रिटेन नहीं कर पाती थी कि मैंने कुछ याद किया और वो लर्न नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपके साथ कोई भी एस्पिरेंट हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, जॉब वाला हो सकता है। क्योंकि जब आप एक जॉब में हो जाते हो, देखो काम तो आप वहां पे भी करते हो, बट वो वर्क अलग है और आपका किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना एक अलग चीज हो गई। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि जॉब के बाद आप प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, उन्हीं चीजों पे बात करेंगे। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहली जो चीज जो आपको करनी चाहिए वो है मेडिटेशन। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसको मैं बोलूंगी कि आप एक कंसंट्रेशन, एक बैलेंस लाइफ, एक पंक्चुअल, आप हर चीज के क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेट करते हैं अपने आप को, तो वो एक बॉडी में वो एनर्जी डेवलप होती है कि उसके बाद फिर आपका हर चीज में फोकस, क्योंकि मैं मानती हूं कि यूपीएससी एग्जाम का दूसरा नाम ही है फोकस। आपको हर चीज में फोकस रखना है। आप अपने एग्जाम हॉल तक में गलतियां करते हो कि आपको सही नहीं है के बीच का नहीं दिखाई दिया, आपने सही है पे टिक कर दिया और जब गोला भर दिया तो बाद में देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए और उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग तो है मेडिटेशन। सेकंड, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे पुशअप वगैरह वाली कर लीजिए या फिर साइकिलिंग कर लीजिए, थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, और कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड चीज जो आती है, आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से जनरेट होती है। देखो मैंने एमएससी की है, बीएससी की है, तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी नॉलेज है। तो आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर एफिशिएंसी एक अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। मतलब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में अगर विटामिन की और पानी की कमी है तो आपको नींद आने लगेगी, पढ़ते टाइम आपको मन नहीं लगेगा, थकावट फील होगी। तो उस चीज से भी आपकी स्टडी डिस्ट्रॉय होती है, आप कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। आप गौर से देखिए, अगर आपको नींद आ रही है शाम के 5 बजे और आप नहीं सोए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप रात को भी नहीं पढ़ पाएंगे। बट अगर आप 2 आवर्स की नींद ले लेते हैं तो आप अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। कभी कभी अगर, वैसे तो मेरे साथ ये जनरल प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर कभी मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप किस टाइम सोते हैं। देखो, आई एम नॉट ए रोबोट, है ना। तो जब नींद आए तब सो जाओ, जब नहीं आए तब अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि जिसने जितना सोया उसने उतना खोया। ओके, तो फालतू में मत सोइए, बट अगर नींद आ रही है तो अपनी बॉडी का भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब तीसरी जो चीज आती है, डोंट क्लटर योर स्टडी प्लेस। जैसे होता है ना कि स्टडी टेबल पे कुछ भी बिखरा पड़ा है, अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा दीदी का खुद का बिखरा पड़ा है, बट यकीन मानिए सब नोट्स बच्चों को देने होते हैं टारगेट वगैरह देख के, इसलिए लगा हुआ है। सेकंड चीज इसलिए भी लगा हुआ है क्योंकि घर से आए हैं दिवाली पे, तो सब मैं लेके गई थी, तब आके सब अभी निकाला ही है, बैग वैग खोले है। तो उसके बाद अब मैं इनको यहाँ से थोड़ा इधर उधर कर दूंगी। तो अपनी आपको स्टडी टेबल जैसे होता है ना दिखाने के लिए, आजकल ब्लॉगिंग वगैरह में
क्लटर्ड होता है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आपको पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए, अपने नोट्स ले लीजिए, अपनी पेन कॉपी हाइलाइटर और लेके अपनी स्टडी टेबल पे शांति से स्टडी कीजिए। एक चीज होती है पानी। पानी आपके लिए सबसे बड़ा जो होता है डिस्ट्रक्शन करने वाली चीज हो जाती है। बार बार आप उठेंगे, पानी पिएंगे, तो पानी को आप अपने पास रखिए, जिससे कि आप बार बार जब भी आपको वाटर की जरूरत हो आप तभी अपना पी सके। उसके बाद एक आती है बी फोकस ऑन योर एम, यानी आपने क्यों यूपीएससी को चुना है, अपने वाई पे फोकस कीजिए कि क्यों आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है। काफी सारे एग्जाम है, रेलवे वगैरह, टीजीटी, पीजीटी सब निकलते रहते हैं, फिर भी आपने यूपीएससी को चुना है तो उसमें फिर अपनी लॉयल्टी दिखाइए। ये नहीं है कि आपने ओनली दिखाने के लिए चुना है, आपको ओनली बस ये करना है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हाँ हम भी दे रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हो हमें नींद आ रही है, हम नहीं कर पा रहे। तो क्यों, किसके लिए आपको आईएएस बना है? खुद के लिए बनते हैं ना। आप कौन सा मेरे को सैलरी दोगे या मैं आपको सैलरी दूंगी? नहीं ना, कोई किसी को नहीं देता, तो अपने लिए करते हैं, तो फिर अपने आप ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले। ओके, एक चीज आती है अब कि ज्यादा से ज्यादा आप याद कैसे रखते हैं चीजों को, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो एक तो सबसे पहला जो बवंडर है वो यही है कि इतनी सारी चीजें हैं, समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़ दे। एक चीज बताओ, आपने कोई मैगजीन ली, उठाई, चलो सपोज करो विजन आईएएस ले लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप देखोगे कि एवरी टॉपिक 2000-2500 शब्दों में उन्होंने समझाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, उनकी गलती मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने एक बच्चों को समझाने के लिए वो चीज रिटेन किया। मान लो WHO पे कोई चीज आती है, उनको पूरा WHO के बारे में बताना पड़ेगा, जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके मेंबर कौन है, कौन कौन से देश आते हैं, क्या उसके वर्क है, क्या फंक्शंस है, वो हमें पता है, आई नो, बट वो फिर भी लिखेंगे क्योंकि उस मैगजीन को न्यू बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आप एक चीज बताइए, अगर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल लीजिए मेंस एग्जाम का, तो आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे अगर आप एनालाइज करोगे तो 150 या 250, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। तो फिर आपको इससे ज्यादा रट्टा क्यों मारना है? आपको उतना ही रिटेन करना है, उतना ही रिकॉल करना है जितना आपके लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे बात आती है फिर फिल्टर करने की। आपको एवरी टॉपिक को फिल्टर करना होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, उसी को आपको एग्जाम में लिखना होता है। अगर आपने सपोज कीजिए 300-350 में खत्म कर लिया, आपने उसको लर्न कर लिया, तो एग्जाम हॉल में 250 आपको रिटेन हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रॉपर मन लगा के पढ़ाई की है। अब यहाँ पे ही बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने देखा है मुखर्जी नगर में बुक्स की दुकान बनी हुई है, रूम कम, तो होता क्या है कि इतनी सारी, देखो मैं एक चीज मानती हूँ, सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग बात है, आप फेलियर नहीं होते हो फेल होके भी, क्योंकि कुछ नॉलेज गेन हो रही है। इधर उधर खड़े होके बातें करने से क्या गेन होता है? वहां वो लोग फेलियर है जो कुछ स्टार्ट ही नहीं करते, जो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, वो कभी फेलियर नहीं होते, भले ही नो के नो अटेम्प्ट में कोई आईएएस ना बने। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप हर फील्ड में हीरो हो जाते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो, मैं वो चीज आपको थोप के नहीं बोल रही, बट इस तरह प्रिपरेशन करो कि एटलीस्ट आप किसी और फील्ड में जाओ तो बेस्ट दे पाओ। यूपीएससी एक चीज बहुत अच्छे से सिखा देती है, मैनेजमेंट। आप चीजों को मैनेज करना सीख जाते हो, 10-12 सब्जेक्ट को एक साल में कवर कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी बनाना, ये चीजें आपको यूपीएससी की जर्नी सिखाती है। मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं, जब तक मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं की थी तो मुझे अपना घर भी अच्छे से मैनेज करना नहीं आता था, बट सब चीजें आज मैं मैनेज कर रही हूँ। अपना पढ़ाई, अपना वर्क, जो बच्चों के मेंटोरशिप ग्रुप चल रहे हैं, 5 ग्रुप चल रहे हैं, ऊपर से आंसर राइटिंग ग्रुप अलग से है, उसके बाद फिर मेरी खुद की स्टडी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, मेरा बेटा है, हर चीज को मैनेज करना वो यूपीएससी ही सिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस जर्नी में अगर अपना टाइम देते हैं तो वे वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आईएएस बने या ना बने, बट आप हर फील्ड में अच्छे खासे, कहीं पे 10 लोग बैठे हो वहां पे भी आप सबसे अलग नजर आते हो। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ये या तो आप किसी टीचर से या किसी गाइडर या किसी मेंटोर, किसी से भी सीख सकते हो, या फिर मेरी वीडियोज ऐसे ही जाती रहेगी तो धीरे धीरे आपको चीजों का पता चलता जाएगा। आपको किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि टीचिंग
इंटरेस्टिंग नहीं है, एक छोटी सी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मान लो आपने अंग्रेजों के बारे में, रेलवे व्यवस्था को पढ़ा, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने उसको पढ़ा, आप उसको रट्टा मत मारो, आप समझो कि उन्होंने सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे से वो ही क्यों चलाई थी, उसी की क्या जरूरत थी, इस चीज को आप समझो। उन्होंने हमारे यहाँ पे जो रेलवे के इतने ट्रैकिंग वगैरह बिछाए थे, इसमें किसका फायदा था, सीधी सी बात है, ओबियसली उनका खुद का फायदा था, वरना कौन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पैसा वेस्ट करने वाला था। तो इन चीजों को आपको समझना है, ये आपको रट्टा मारने से नहीं आएगी, और ना ही एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप रट्टा मार के उनको लिख पाए। चीजों को जितना समझोगे उतना रिटेन कर पाओगे। सेकेंड चीज, अंडरस्टैंड द लाइन। एक लाइन के बीच का मर्म, वो आपको क्या कहना चाहती है, आपको ये समझना है, और ये समझने के लिए आपको खुद के अपने अंदर एनालिटिकल पावर करनी होगी। जैसे कि कोई लाइन है, उस लाइन के बीच में ना लिख के भी कुछ शब्द लिखे होते हैं, तो समझना है कि वो लाइन क्या बोलना चाहती है। थर्ड चीज, विजुअल मेमोरी यानी माइंड मैप। आपके जो नोट्स है वो माइंड मैपिंग फॉर्म में जितने होंगे उतने आप जल्दी उनको याद कर पाएंगे। तो विजुअल मेमोरी कर सकते हो, जैसे चित्र से याद कर सकते हो, जैसे मैंने सारे स्टेट की लोकसभा राज्यसभा की सीटें चित्र से याद की है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मैपिंग वगैरह, हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको मैं मैपिंग वगैरह के नोट्स खुद दूंगी। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन, जो सबसे मैं बोलूंगी कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है, इसको कोई बोल ही नहीं सकता कि ये फेक सॉल्यूशन है, वो है आपका मल्टीपल रिवीजन। आप कम से कम, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वीकली रिवीजन जरूर रखें, और मंथ के एंड में 3-4 दिन आप रिवीजन के रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही 3-4 महीने होते हैं आपको पढ़ते हुए, आपका एक सेगमेंट कंप्लीट होने लगता है, तो फिर आप एक वीक रख लीजिए, जैसे कंप्लीट वीक में आपको रिवीजन ही करना है। बट जैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो वीकली रिवीजन जरूर रखें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपकी मेमोरी में सेट नहीं होगी, क्योंकि आप रोबोट नहीं हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रिवीजन करना ही करना है। तो उसके बाद एक चीज आती है, लर्न योर नोट्स। आप एक शॉर्ट नोट्स अपने रखिए। वैसे जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, उनको मेरे नोट्स मिलेंगे, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, उनको नोट्स नहीं बनाने हैं, उनको मैं खुद बना के देती हूँ। बट जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स अपने बनाने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है, जैसे ही स्पेक्ट्रम, सपोज कीजिए एग्जाम में 1 महीना है, आप कितनी बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब एग्जाम टाइम में। अभी तो कर लो, 10 बार भी कर लो, बट एग्जाम टाइम में आप उसको 2-3 बार ही रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी होती है, करंट अफेयर भी होती है, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक उसका शॉर्ट नोट्स 15, 20, 30, 40 पेज में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 70-80 पेज में खत्म कर लेना है, जिसको आप एग्जाम टाइम पे मल्टीपल रिवीजन कर सको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमने आज स्टार्ट किया है, हमने ज्योग्राफी का चैप्टर उठाया है, हम उसको लर्न कर लेंगे और अगले दिन हम उसमें रट्टे मार देंगे और सब कुछ सुना देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। याद कीजिए, जब अपने 10th के क्लास में स्टार्ट किया तो क्या आपको साइन थीटा कोस थीटा पहले ही दिन पता था? क्या आपको पता था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है? नहीं पता था ना। तो इन चीजों को आपको ये देखना है कि आपको वो चीजें जब आप मल्टीपल पूरे ईयर पढ़ते रहे तब आपको वो रिटेन हुई। ये सेम चीज यहाँ पे भी है। फर्स्ट डे से आप अपने आप को ये मत समझो कि आप IAS बन गई। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखो। धीरे धीरे जब आप एक लेवल में जाओगे, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद नोट्स, उसके बाद रिवीजन, तब आपको खुद ही लगेगा कि ठीक ठाक 60-70% अब मैं हो चुका हूं और अब मैं प्रीलिम्स एग्जाम आराम से दे सकता हूं। उसके बाद बात आता है वीकली रिवीजन। ये मैंने पहले भी बीच में बता दिया, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन एंड नाउ इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा फिर कोई कर सकता है, और जो कर सकता है उनके लिए भी अच्छी बात। और नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय। और प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड नाउ बाय।